देखिए अभी मैं आपको स्त्री में जनन अंग के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर स्त्री में जनन किस तरह से होते हैं और जनन के लिए कौन कौन सा अंग होता है। आपको हम पूरा कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में A to Z बात बता दें, शुरू से आखिर तक बात बता दें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा चीज समझ लीजिएगा कि आखिर स्त्री में संतान कब होते हैं, कैसे होते हैं, कब नहीं होते हैं, और कब एक बच्चा होता है, कब दो बच्चा होता है। हर एक बातों को इसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस आपको यह कोशिश करना है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो ध्यान दीजिए, अब स्त्री में जनन अंगों के बारे में चर्चा करें तो बहुत सारे जनन सहायक अंग होते हैं, बट स्त्री का जो प्रमुख जनन अंग होता है वह अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। तो ध्यान दीजिए, स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होता है। अंडाशय की संख्या कितना होता है? 2। यदि आपसे पूछे कोई कि स्त्री का प्रमुख जनन अंग क्या है? अंडाशय। स्त्री में कितने अंडाशय होते हैं? 2। और एक बात याद रखिएगा, जन्म के बारे में तो आपको पता है ना, जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से जीवों में वृद्धि होते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आप आलू को देखिए, क्या लगता है कि आलू में भी इस तरह जनन होता होगा जैसे कि पुरुष में होता है, मनुष्य में होता है? मनुष्य में क्या होता है? स्त्री और पुरुष का मिलन जब होता है तो वहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक का भी मिलन हो जाता है। लेकिन आलू में ऐसा थोड़ा ना कि एक आलू इधर लिए एक आलू इधर लिए, लड़ाएंगे तो वहां पर तीसरा आलू बनेगा, ऐसा नहीं है। तो आलू में जन्म की प्रोसेस अलग होते हैं, जबकि मनुष्य में अलग। वैसे अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग होते हैं। बट हम तो अभी आपको बताएंगे स्त्री में जनन अंग के बारे में। इसके बाद अगला वीडियो में आपको पुरुष के बारे में बताएंगे, और जो शेष है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको यह बात याद रखना है, जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। हम लोग जो आते हैं ना, लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम बता रहे थे स्त्री जनन अंग के बारे में। स्त्री का प्रमुख जनन अंग अंडाशय होता है। स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होता है। स्त्री में अंडाशय की संख्या कितना होता है? 2। वही अंडाशय जो कि अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडाणु का। अंडाणु ही मादा युग्मक है। अंडाणु कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक है। मादा युग्मक। कोई पूछे मादा युग्मक का नाम क्या है तो कहिएगा अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कौन करता है? अंडाशय करता है। अंडाशय कितने होते हैं स्त्री में? 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में। और एक बात याद रखिएगा, अंडाशय जो है ना, एक साथ दोनों कार्य नहीं करते हैं, यह बारी बारी से कार्य करते हैं। एक तरह से लगभग औसत निकालने पर पता चला है कि 28 दिनों तक कार्य करते हैं। कितने कितने दिनों तक? 28 दिनों तक काम करते हैं। और आपको पता होगा कि 28 दिनों का लगभग महीना होता है। तो यह 28 दिन तक कार्य करते हैं, इसलिए इसके कार्य करने की क्रिया को हम लोग मानसिक चक्र भी कहते हैं। कैसे? सुनिए, स्त्री में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। दोनों अंडाशय बारी बारी से कार्य करते हैं। पहला अंडाशय, यह मान लीजिए 28 दिन तक ये अंडाणु को बनाया। अब ये जब रुकेगा ना तो अगला 28 दिन तक दूसरा अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा। और इस तरह से महीना भर का जो चक्र चलता है इसे हम मानसिक चक्र कहते हैं। इसी को हम रजोधर्म भी कहते हैं, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में MC कहते हैं। क्या कहते हैं? MC। मासिक चक्र बोले या रजोधर्म बोले, या किसमें होता है? स्त्री में होता है। स्त्री में यदि हम जनन की क्रिया के बारे में चर्चा करें तो स्त्री में जनन क्रिया प्रारंभ हो जाते हैं 10 से 12 वर्ष की अवस्था में। 10 से 12 वर्ष की अवस्था जब किसी स्त्री का होते हैं ना, तो वहां पर उसमें जनन क्रिया प्रारंभ हो जाते हैं। और यह क्रिया लगभग चलते हैं 45 से 50 वर्ष। यदि मान लीजिए मजबूत औरत है तो थोड़ा 50 वर्ष तक चलेगा, इससे 2-4 साल ज्यादा भी। लेकिन यदि वीक वुमेन है, यानी कि कमजोर औरत, तो वहां पर 40-45 के आसपास मान सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे स्त्री में जनन की क्रिया कब से प्रारंभ होते हैं, तो कहेगा 10 से 12 वर्ष की अवस्था में। कब तक चलते हैं? तो लगभग 45 से 50 वर्ष तक चलते हैं। जब जनन क्रिया प्रारंभ होता है ना, तो
जनन क्रिया प्रारंभ होते ही स्त्री के जो पास होते हैं 2 अंडाशय, और जो बोले हैं कि यह दोनों बारी बारी से अंडाणु का निर्माण करता है। तो स्त्री में जैसे 10-12 वर्ष की अवस्था हुआ, उसमें जैसे जनन क्रिया प्रारंभ होते हैं वैसे ही अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। किसका निर्माण? अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और अंडाणु के निर्माण के साथ साथ कुछ अंगों में भी कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे उनके स्तन में वृद्धि होना इत्यादि। तो ध्यान दीजिए, स्त्री में 2 अंडाशय होता है। अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाशय किसका निर्माण करता है? अंडाणु का। अंडाणु का आकार जो है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। जबकि हम आपको आगे बताएंगे शुक्राणु जो कि पुरुष से निर्माण करता है, पुरुष में बनता है, शुक्राणु का आकार इस तरह से होता है, उसमें ऐसा लगता है कि पूंछ है। और यह शुक्राणु अंडाणु से जब मिलता है ना, तो इसे हम निषेचन कहते हैं। शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और स्त्री में निषेचन की जो क्रिया होता है ना, वह फैलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में। ध्यान दीजिए, यह नलिका जो देख रहे हैं यह है फैलोपियन नलिका, जिसे हम अंडवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिका। और इसी को कहा जाता है फैलोपियन नलिका। इसी में शुक्राणु और अंडाणु आकर के मिलते हैं और मिलकर के निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद वह युग्मनज बन जाता है, और युग्मनज बनने के बाद वह आ जाते हैं इसमें, क्या कहते हैं? गर्भाशय में। और गर्भाशय में लगभग 9 महीनों के आसपास बच्चे पलते हैं। कितने महीने तक? लगभग 9 महीनों तक। गर्भाशय के बारे में चर्चा करें तो इसका वजन 60 से 100 ग्राम का होता है। 60 से 100 ग्राम का। यदि मान लीजिए कोई औरत या कोई स्त्री अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिए हैं, तो संभवतः उनके गर्भाशय का वजन 60 ग्राम होगा। 60 ग्राम समझते हैं? 1 ग्राम 100 ग्राम जो डालमोट लाते हैं, कुछ भी समझ लीजिए कितना वजन होता है, कितना साइज होता है। उसी के आधार पर यदि कोई स्त्री या नारी बच्चे को अभी तक जन्म नहीं दिए हैं तो उसके गर्भाशय का वजन लगभग 60 ग्राम होगा। जबकि यदि बच्चे को यदि जन्म दे चुके हैं, उसमें यदि गर्भाशय को मापिएगा तो लगभग 100 ग्राम होगा। इसलिए हम लिखे 60 से 100 ग्राम स्त्री के पास गर्भाशय होते हैं, यानी कि 60 से 100 ग्राम वजन वाले गर्भाशय होते हैं। अर्थात यह स्त्री के जो पास गर्भाशय होते हैं उसका वजन 60 से 100 ग्राम होता है। तो फिर से समझिए, स्त्री का प्रमुख जनन अंग अंडाशय है। अंडाशय की संख्या स्त्री में 2 पाए जाते हैं। दोनों अंडाशय बारी बारी से मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है, और यह 28-28 दिनों तक लगभग काम करते हैं। इसलिए इस क्रिया को कहते हैं मासिक चक्र या मासिक धर्म। मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु का मिलन फैलोपियन नलिका या अंडवाहिका में होता है, और यहीं पर जब मिलन होता है तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन। मिलने क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण करता है, वही विकसित होकर के भ्रूण बनता है। और पुरुष जो अपना वह शुक्राणु छोड़ता है ना, यहाँ पर आकर के नहीं, ये जो योनि है स्त्री की योनि, यहीं पर आकर के वह शुक्राणु को छोड़ देते हैं, और शुक्राणु के पास पूंछ होते हैं, वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पता है पुरुष के द्वारा काफी मात्रा में यहाँ शुक्राणु छोड़ा जाता है, लगभग कई लाखों की संख्या में, लेकिन जो जहां टकराता है वहीं मरते चला जाता है। मान लीजिए कि इस सप्ताह में यह वाला अंडाशय अंडाणु बना रहा था, यह वाला अंडाशय अंडाणु बना रहा था, बहुत सारा शुक्राणु उस ओर चला गया, उधर जो भी जाएगा वो मर जाएगा। और इधर भी जो आएगा, मान लीजिए इधर बहुत सारा अंडाणु आ रहा है और कोई तो अंडाणु एक पहला होगा ऐसा जो कि सबसे आगे है, इधर से भी बहुत सारा शुक्राणु आ रहा है, लेकिन जो सबसे आगे रहता है और इधर भी जो आगे रहता है उसी से मिलन होता है। बाकी बाद इधर जितना शुक्राणु अंडाणु है सबकी मृत्यु हो जाती है।
तो आपसे यहाँ पर कोई हो सकता है पूछ दे नर युग्मक क्या है, तो कहिएगा शुक्राणु, हालांकि अगला पाठ में बताएंगे। मादा युग्मक क्या है, अंडाणु। इसका मिलन कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका या अंडवाहिकाओं में। मिलने की क्रिया क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनते हैं, युग्मनज। युग्मनज के बाद वह कहाँ क्या बन जाते हैं, भ्रूण। और भ्रूण किस में पलते हैं, गर्भाशय में पलते हैं। अब आगे देखिए अंडाशय के बारे में चर्चा करें। अंडाशय अंडाणु का तो निर्माण करता ही है, इसके साथ ही साथ कुछ हार्मोन का भी निर्माण करता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फिर रिलैक्सिन। यह सब हार्मोन का अलग अलग कार्य है। किसी का कम है बच्चे को पलटाने में मदद करना। पलटाने का मतलब समझ रहे हैं ना, जब बच्चा पल रहा होता है ना तो उसका सिर ऊपर पैर नीचे होता है, लेकिन जन्म के समय देखिएगा सिर पहले निकलेगा, मतलब सिर नीचे गया है और पैर बाद में, अर्थात पैर ऊपर हो गया है। कभी कभी कोई कोई बच्चा का पहले पैरे निकलता है जन्म के दौरान और बाद में सिर, तो इसे हम उल्टा बच्चा कहते हैं। हालांकि उल्टा जन्म लेने से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन एक गुण उसमें गांव घर में लगभग माना जाता है कि उसके पास एक गुण एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी को सिर चौक या कहीं दर्द हो गया है सोने बैठने के कारण से, और उनसे यदि मरवाइएगा उस अंग में, तो संभवतः कहा जाता है कि वह दर्द जल्दी खत्म हो जाता है। खैर, अंडाशय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। स्त्री में मुख्य रूप से दो दोष पाए जाते हैं, और यह दोष जिस स्त्री में होते हैं वह कभी भी किसी बच्चे की मां नहीं बन सकते हैं। अब कहिएगा कौन सा दोष होता है स्त्री में, तो सुनिए। उस स्थिति में कोई औरत गर्भवती नहीं बन पाएगी जब किसी औरत के अंडाशय में, अंडाशय की संख्या कितना होता है, 2। अंडाशय की संख्या कितना होता है, 2। जब कोई औरत अंडाशय में अंडाणु का निर्माण नहीं कर पा रहा हो। अंडाणु का निर्माण यदि किसी स्त्री के अंडाशय में नहीं होता हो तो वह कभी भी बच्चे की मां नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चा तो तब निर्माण होगा गर्भाशय में जब निषेचन होगा। निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडाणु का होना आवश्यक है। अंडाणु का निर्माण यही अंडाशय करता है। तो किसी किसी स्त्री के अंडाशय में ठीक से अंडाणु का निर्माण नहीं होता, यह होता भी है बहुत कम हो जाता है, इस कारण से वह किसी बच्चे की मां नहीं बन पाती है। दूसरा कारण यह है कि किसी किसी औरत का फिलोपियन नलिका जो है, अंडवाहिका, इसका साइज बहुत ही पतला होता है। आवश्यकता से अधिक पतला होने के कारण से औरत भी कभी किसी बच्चे की मां नहीं बन पाती है। तो इसलिए आपसे यदि कोई पूछे स्त्री किस स्थिति में बच्चे की मां नहीं बन पाएगी, तो कहिएगा जब किसी औरत का फिलोपियन नलिका आवश्यकता से अधिक पतला हो, तो उस स्थिति में वह किसी बच्चे की मां नहीं बन सकती है। दूसरा, जब किसी औरत का अंडाशय अंडाणु का निर्माण कम या नहीं करता है, अंडाणु का निर्माण कम या नहीं करता है, तो उस स्थिति में वह औरत अपने बच्चे की मां नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिए, यह है स्त्री के जनन अंग। स्त्री के जनन अंग के अंतर्गत आपको यह याद रखना है, आ जाते हैं योनि। क्या आते हैं, योनि, जो कि अगला भाग है, और उसके बाद आता है ग्रीवा, उसके बाद आता है गर्भाशय, फिर है अंडवाहिका, अंडाशय। लेकिन इन सभी में यदि आपसे कोई पूछे प्रमुख पार्ट कौन सा है जनन का, तो कहिएगा अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितना होता है, 2। क्या एक बार में दोनों अंडाशय कार्य करते हैं, नहीं, बारी बारी कार्य करते हैं। कितने कितने दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए। इसी को क्या कहते हैं, मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, MC। और स्त्री में जनन क्रिया कब से प्रारंभ होते हैं, 10 से 12 साल तक, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्ष तक चलते हैं, लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था में। स्त्री के अंडाशय कौन कौन सा हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। स्त्री में कितने जनन दोष पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2। कौन कौन सा, एक फिलोपियन नलिका आवश्यकता से अधिक पतला होना, दूसरा अंडाशय अंडाणु का निर्माण नहीं करना या बहुत कम करना। अब देखिए गर्भवती, जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है ना, मिलन होता है, तो निषेचन हुआ, निषेचन के बाद वह युग्मनज बन जाता है और वही विकसित होकर के भ्रूण बनता है, अर्थात बच्चा जिसको हम कहते हैं। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होते हैं या गर्भवती होते हैं तो उसका देखिए पहचान क्या है। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होते हैं ना,
तो उसमें यह कुछ लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। MC अर्थात मासिक चक्र जो है, मासिक चक्र वह चलना बंद हो जाएगा। मासिक चक्र चलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसके बाद थकान महसूस होगा। यदि कोई स्त्री है तो उसे ज्यादा थकान महसूस होने लगते हैं। उसके बाद उल्टी समय समय पर आने लगता है। आप भी किसी मूवी में देखे होंगे, किसी बहू को उल्टी आया तो कहने लगता है बहू लगता है गर्भवती हो बन गई है, खुशी की बात है, मिठाई बांटो, सुने होंगे शायद। तो MC का आना रुक जाना, MC मासिक चक्र चलना बंद हो जाना, उसके बाद थकान महसूस होना, फिर उल्टी समय समय पर आना, स्तन जो होता है दूध पिलाने वाला उसके आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होना, मादा की जो योनि होता है, योनि उसका आकार में कुछ परिवर्तन होने लगना, उसके बाद स्तन में भी परिवर्तन होना, और बार बार पेशाब लगना, समय समय पर पेशाब आना। तो यह सब प्रेग्नेंट अर्थात गर्भवती का लक्षण है। लेकिन हाँ, यदि कोई चाहती है स्त्री कि मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ और ठीक ठाक से हो जाए, ऑपरेशन ना करना पड़े, ऑपरेशन भी समझाएंगे, ऑपरेशन 2 प्रकार के होते हैं। यदि कोई चाहते हैं कि मेरा बच्चा आसानी से हो जाए, बढ़िया स्वस्थ रहे, तो हमारे हिसाब से स्त्री को अधिक से अधिक सुबह सुबह टहलना चाहिए, और कुछ घर का छिटपुट काम करना चाहिए। छिटपुट काम ऐसा नहीं जिस पर कि वजन उठाना पड़े, जिसके माध्यम से जिस काम में वजन उठाना पड़े सिर पर। छिटपुट काम ऐसा नहीं जो कि ऊंचे स्थानों पर चढ़ना पड़े। ऊंचे स्थानों पर तो गर्भवती स्त्री को चढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कब पैर फिसल जाए पता नहीं, और जब पैर फिसलेगा तो पता नहीं बच्चे को कितना चोट आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद गर्भवती जो स्त्री है उसको बच्चे को स्वस्थ जन्म देने के लिए अधिक से अधिक घर का कुछ हल्का कम करना चाहिए, ताकि बच्चा स्वस्थ ले जन्म और अच्छा से जन्म ले। तो अभी हम ऑपरेशन के बारे में बोल रहे थे। देखिए, यदि कोई स्त्री चाहती है कि हमें अब बच्चा ना हो, यदि कोई स्त्री चाहती है कि हमें बच्चा ना हो, तो वह 2 तरह से ऑपरेशन करवा सकते हैं। एक छोटी ऑपरेशन होता है, एक बड़ी ऑपरेशन। छोटे ऑपरेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, यह फिलोपियन नलिका है, वही फिलोपियन नलिका जहां की शुक्राणु, जहां पर की शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। जब छोटी ऑपरेशन कोई करवाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब इसे काट करके, इस नली को काट करके यहाँ पर बांध देते हैं। नली को बांधने की क्रिया को, फिलोपियन नलिका को बांधने की क्रिया को नलबंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नलबंधी। अब खुद से सोचे, यदि यहाँ पर काट करके बांध दिया गया है, न तो इधर से अंडाशय जा पाएगा, न तो इधर से अंडाणु जा पाएगा, और न ही इधर से शुक्राणु जा पाएगा। दोनों चाहेगा कि एक दूसरे से मिले, लेकिन मिल ही नहीं पाएगा। जब मिलेगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो बच्चे की मां नहीं बन पाएगी। तो कोई कहे छोटी ऑपरेशन में क्या होता है, तो कहिएगा फिलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन न हो सके। दूसरा, बड़ी ऑपरेशन में क्या होता है, यह जो देख रहे हैं आप, अंडाशय, गर्भाशय, फिलोपियन नलिका, इस सब को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। काट करके क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह हुआ बड़ी ऑपरेशन। छोटे ऑपरेशन में सिर्फ यहाँ नली को काट के बना जाता है। बड़ी ऑपरेशन में पूरे पार्टे निकाल दिया जाता है अंदर का, अंडाशय, फिर फिलोपियन नलिका, गर्भाशय। तो यह हुआ बड़ी ऑपरेशन। अब कहिएगा दोनों से फायदा या घाटा क्या है? खुद से सोचे, यदि आप शरीर के कोई अंग को कटवा के बाहर निकलिएगा तो दुख तो होगा ना। तो इस ऑपरेशन में दुख ज्यादा होता है, लेकिन इस ऑपरेशन को करवाने के बाद बच्चे को संतान देने या फिर किसी औरत को मां बनने का वह जो होता है, वह उम्मीद पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कोई छोटी ऑपरेशन करवाए, फिलोपियन नलिका को बंद करवाए हैं, तो यहाँ पर स्त्री का जो मन है ना उत्तेजित होगा, जनन के लिए प्रेरित होगा। क्यों? क्योंकि जनन के लिए प्रेरित कौन करता है? अंडाशय करता है। अंडाशय का है क्योंकि यह कुछ हार्मोन का निर्माण करता है। लेकिन जब पूरे बड़ी ऑपरेशन करवा के निकालवाइएगा तो उस स्त्री का मन कभी नहीं चलेगा जनन के लिए। जबकि नलबंदी करवाने पर उसका मन तो चलता है, बट वह किसी बच्चे की मां नहीं बन सकते। हाँ, यदि निषेचन करा करके गर्भाशय में रखा जाए युग्मनज को, तो वह बच्चे की मां बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा कुछ बातें आपको याद रखना है। निषेचन की क्रिया
कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका। लेकिन हाँ, अभी हम बताए थे, आपको यह भी बताएंगे कि आखिर दो संतान कब पैदा होता है। आप कभी कभी देखिएगा गांव घर में किसी किसी को दो संतान हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों संतान एक ही रंग रूप का होता है। तो उसके बारे में जानिए क्यों होता है ऐसा। नहीं जानेगा तो फिर अनपढ़ की तरह दिमाग लगाइएगा कि 2 बार जनन किए होंगे इसलिए 2 संतान हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय निर्माण करता है अंडाणु का, जबकि आगे बताएंगे टेस्टिस अर्थात विरिसन निर्माण करता है शुक्राणु का। किसका? शुक्राणु का। और यह मिलन होता है फिलोपियन नलिका में। जब एक अंडाणु एक शुक्राणु से मिलन होता है तो यहाँ पर एक संतान पैदा होता है। लेकिन और आपको यह भी पता होना चाहिए, संतान लड़का होगा कि लड़की होगा यह निर्भर करता है पिता के गुणसूत्र पर। किसके गुणसूत्र पर? पिता के गुणसूत्र पर। तो कभी कभी क्या होता है, इधर से गया बहुत अंडाणु जाता है इधर से, और उधर से बहुत शुक्राणु आया। ऐसे तो हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, भले बहुत अंडाणु इधर से आ जाए और भले बहुत शुक्राणु उधर से आ जाए, लेकिन पहला अंडाणु से पहला शुक्राणु जब टकराएगा ना, उसके बाद जितना अंडाणु जितना शुक्राणु है वह मर जाएगा। बस एक ही वह शुक्राणु और अंडाणु जीवित रहेगा जो कि निषेचन किया है। तो उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, 2 अंडाणु आगे रहता है और वह एक ही साथ चल रहा होता है, और उधर से आ रहे एक शुक्राणु से आकर के इसमें टकरा जाता है, और इस तरह से टकराता है यही पता नहीं चलता है कि पहले के इसमें टच हुआ है, के पहले भिड़ा है। अब यहाँ पर देखिए शुक्राणु कितना है, 1, अंडाणु कितना है, 2, अंडाणु कितना है, 2। तो यहाँ पर जो है 2 संतान पैदा होगा, लेकिन दोनों का रंग रूप क्या होगा, एक जैसा होगा। काहे कि हम बताए थे संतान लड़का होगा कि लड़की, किस तरह का होगा वह ज्यादा निर्भर करता है पिता के गुणसूत्र पर। तो पिता ने कितना गुणसूत्र दिया, 1, इसलिए यहाँ पर एक जैसा संतान होगा, लेकिन क्या होगा, 2 होगा, दोनों एक जैसा होगा। आप यही नहीं पहचान पाइएगा कि कौन सा छोटकू है कौन सा बड़कू है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इधर से जाता है एक के शुक्राणु और उधर से इधर से जाता है एक ही अंडाणु, लेकिन उधर से डबल शुक्राणु आ जाते हैं एक साथ। डबल क्या आ जाता है, शुक्राणु। और यही पता नहीं चल पाता है कि कौन इससे पहले टकराया। ऐसे स्थिति में 2 संतान पैदा होता है, लेकिन दोनों का रंग रूप अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि पिता ने कितना अंडाणु दिया है, गलती हो गया, पिता ने कितना शुक्राणु दिया है, 2 शुक्राणु। दोनों अलग अलग शुक्राणु होने के कारण से यहाँ पर 2 संतान होगा, लेकिन दोनों का रंग रूप अलग हो सकता है। तो आप हमें उम्मीद है कि यह सब बातें समझ में आ गया होगा। यदि और इसी में बताते रहें तो फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जो भी कुछ बचा है इसको आगे बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि अभी जो भी कुछ समझाएं ये आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।